हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ योर क्राइटेरियन फॉर डिटेक्टिंग लैक ऑफ कंट्रोल इन एक्स बार एंड आर चार्ट। हमें क्या करना है बेटा, इसमें जैसे हमने आर चार्ट और एक्स बार चार्ट पढ़ा था तो उसमें हमें क्या देखना है, हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। जैसे जो भी डिफेक्ट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं, उनको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्स बार और आर चार्ट में उन पॉइंट्स को आज हमने पढ़ना है। As pointed out earlier, the main object of the control chart is to indicate when process is not in control. Basically जो हमारा मेन है कंट्रोल चार्ट, हम क्यों पढ़ते हैं? कंट्रोल चार्ट हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो भी प्रोसेस है वो कंट्रोल में कब नहीं आ रहा है। सो फॉर क्राइटेरिया फॉर डिटेक्टिंग लैक ऑफ कंट्रोल, तो जो क्राइटेरिया हम बना रहे हैं कि अगर हमारे पास जो लैक ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे, उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ सेवरल पॉइंट्स हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। फर्स्ट वन इज अ पॉइंट आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट। पॉइंट आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, ये मैं आपको इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। जब भी हम कोई भी कंट्रोल लिमिट या कंट्रोल चार्ट को बनाते हैं, उसमें हम एक यूसीएल और एलसीएल को पढ़ते हैं। यूसीएल यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट और एलसीएल यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट। उसमें मैंने आपको चार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास यूसीएल और एलसीएल के बियॉन्ड हमारे पॉइंट्स आते हैं तो इसका मतलब उसमें हमारा असाइनेबल कोज है। तो इस वाले पॉइंट में भी वो हमें क्या बता रहा है, अ प्रोबेबिलिस्टिक कंसिडरेशन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर हंटिंग फॉर लैक ऑफ कंट्रोल इन सच अ सिचुएशन। अ पॉइंट गोइंग आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ असाइनेबल कोज। अगर कोई भी पॉइंट हमारा आउटसाइड कंट्रोल लिमिट के जा रहा है तो वो देखो हमारा क्लियर ही इंडिकेशन हमें दे रहा है कि उसमें असाइनेबल कोज है, जो हमने सर्च करना है और हमने उसको करेक्ट करना है। सो अ पॉइंट आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट में रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज डिस्पर्शन और चेंज इन लेवल। तो जो पॉइंट हमारा कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि या तो उसमें डिस्पर्शन में इंक्रीमेंट आ रहा है या फिर हम अपने लेवल को चेंज कर रहे हैं, तभी हमारा जो पॉइंट है वो कंट्रोल लिमिट के आउटसाइड जा रहा है। It means the lack of uniformity may be due to the variation in the quality of raw material। यानी कि जो वेरिएशन हमारे आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा असाइनेबल कोज है, असाइनेबल कोज यानी कि उसमें जो भी डिफेक्ट आ रहा है वो डिफेक्ट हमारे किस वजह से आ रहा है, या तो रॉ मटेरियल की वजह से आ रहा है, या फिर डेफिशिएंसी इन द स्किल ऑफ ऑपरेटर्स, लॉस ऑफ अलाइनमेंट अमंग मशीन्स, चेंज ऑफ वर्किंग कंडीशंस। देखो काफ़ी सारे हमारे कोज हो सकते हैं कि हमारी जो भी मशीन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर जो हमारी वर्किंग कंडीशन है उसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, रॉ मटेरियल हमारा ख़राब हो सकता है। तो हमें जो भी अपना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन में हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ों का यूज़ करें वो सब हमारा बेटर वे में होना चाहिए। तो इट मे बी इंडिकेटेड बाय अ point above the upper control limit or range. It may also result in point outside the control limit for the means। तो वो हमें कह रहा है कि जो भी पॉइंट हमारा अपर कंट्रोल लिमिट के अबव जा रहा है, यानी कि यूसीएल लाइन के अबव अगर जाता है तो वो हमारा क्या है, वो भी हमारा इंडिकेट करे कि असाइनेबल कोज है। तो वही सेम रिजल्ट हमारा क्या बता रहा है कि अगर पॉइंट हमारा आउटसाइड कंट्रोल लिमिट के है, वो हमारे मीन्स के लिए भी, यानी कि एक्स बार चार्ट के लिए भी हमारा वही सेम चीज़ हमें बताएगा। सेकेंड पॉइंट आता है आपका अ रन ऑफ 7 और मोर पॉइंट, कि अगर हमारे पास 7 या 7 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तब हमारे पास कैसे पता चलता है अकॉर्डिंग टू द असाइनेबल कोज कि ऑल्दो all the sample points are within control limit, usually the pattern of points in the chart indicates assignable cause। जैसे हमें पता है कि जो भी हमारे सैम्पल पॉइंट होते हैं जो कंट्रोल लिमिट्स में होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास जो चार्ट में होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, हमारे असाइनेबल कोज को। सो इन सच सिचुएशन इज अ रन ऑफ 7 और मोर पॉइंट्स अबव और बिलो द सेंट्रल लाइन इन द कंट्रोल चार्ट। तो हमें बेटा क्या ध्यान देना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास जो सेंट्रल लाइन होती है ना, जो बीच वाली होती है ना सेंट्रल लाइन, ये आपकी सेंट्रल लाइन होती है, ये अपर कंट्रोल लिमिट, ये लोअर कंट्रोल लिमिट, ये अपर कंट्रोल लिमिट, ये सेंट्रल लाइन और ये लोअर कंट्रोल लिमिट। कि अगर जो मेरी सेंट्रल लाइन है उस सेंट्रल लाइन में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो 7 या 7 से ज़्यादा अगर होते हैं, सच रन्स इंडिकेट शिफ्ट इन द प्रोसेस लेवल। उसको हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेस लेवल है वो शिफ्ट हो गया है। सो ऑन आर चार्ट अ रन ऑफ पॉइंट्स अबव द सेंट्रल लाइन इज, कि अगर मैं आर चार्ट बना रही हूँ, आर चार्ट में जो मेरा सेंट्रल लाइन होगा वो सेंट्रल लाइन क्या इंडिकेट करता है, हमारा इंक्रीज इन प्रोसेस स्प्रेड, यानी कि वो हमें ये बता रहा है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे स्प्रेड में।
ठीक है। तो अगर सेंट्रल लाइन के अबव हमारे पास 7 या 7 से ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो हमें क्या इंडिकेट करता है, हमारा इंक्रीज इन प्रोसेस स्प्रेड। सो देयरफॉर रिप्रेजेंट एन अनडिजायरेबल सिचुएशन व्हाइल अ रन बिलो द सेंट्रल लाइन इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन द सेंस दैट द वेरिएबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस, सो द प्रोसेस शुड होल्ड टू अ क्लोजर टॉलरेंस। कि अगर हमारे सेंट्रल लाइन के बिलो जा रहा है तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इम्प्रूवमेंट आ रही है हमारी वेरिएबिलिटी में वो हमने रिड्यूस कर दी है। तो ये हमारी बेटा इंडिकेशंस हैं किसके लिए, ये हमारे आर चार्ट के लिए है कि आर चार्ट में अगर हमारे पास जो सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन के अबव अगर है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट आ रही है हमारी प्रोसेस ऑफ स्प्रेड में। और अगर सेंट्रल लाइन के बिलो में है तो इसका मतलब वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो भी वेरिएबिलिटी थी उसको हमने रिड्यूस किया है। चलो अब हम एक प्रोसीजर पढ़ते हैं। प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ सैंपल्स लेंगे। ये प्रोसीजर हमें क्या बता रहा है एक्स बार और आर चार्ट के लिए, कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रही है, जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें डिफेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सैंपल्स लोगे। जो भी नंबर ऑफ सैंपल्स लोगे उन सैंपल्स में सबसे पहले आप एक तो उसका मीन कैलकुलेट करोगे, फिर उसका रेंज कैलकुलेट करोगे हर एक सैंपल का। जब आप हर एक सैंपल का मीन और रेंज को कैलकुलेट करोगे उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, एक्स डबल बार और आर बार। एक्स डबल बार का मतलब क्या है, मीन ऑफ सैंपल्स, रेंज ऑफ सैंपल्स। डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट, जब हम ये फाइंड कर लेंगे, फाइंड करने के बाद हम अपनी कंट्रोल लिमिट को फाइंड करेंगे, यानी कि जो वो ग्राफ है ना आपका, उस ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे। प्लॉट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यूसीएल और एलसीएल के बिलो और अबव जा रहे हैं या नहीं। तो जब हम ड्रॉ करेंगे अपना एक्स बार और आर चार्ट तो फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है क्या वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं है। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल यानी कि अगर हमें पता चल रहा है कि वो इन बिटवीन 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट के आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या होगा। तो अगर वो जो प्रोसेस है यानी कि अगर वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है तो इट मीन्स हमें क्या देखना है कि क्या वो हमारी स्पेसिफिकेशन के कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो कंपैटिबल है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने सैम्पलिंग को, डिटेक्ट करेंगे अपने ट्रेंड्स को और रीसेट करेंगे अपने प्रोसेस को। और अगर वो नहीं है तो हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं, रिव्यू करनी है अपनी स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस में चेंज करना और 100% इंस्पेक्शन करना है। तो ये दोनों केस कब होंगे बेटा, अगर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है तो कंट्रोल होने के बाद हमें अगर मतलब स्टैटिस्टिकल कंट्रोल अगर वो है तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या हमारा वो कंपैटिबल है हमारी स्पेसिफिकेशन के लिए। अगर कंपैटिबल है तो हमने क्या करना है, रीसेट तक अपनी चेंजेस को करना है। और अगर वो नहीं है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को स्पेसिफाई करना है, देन उसमें प्रोसेस को चेंज करना है, देन 100% उसकी इंस्पेक्शन करनी है, क्योंकि इंस्पेक्शन करके हमें पता चलेगा कि चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। और अगर वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहले हमने देखना है कि कोज क्या है, उसको ट्रेस करना है, उसको रिमूव करना है। अगर हम उसको रिमूव कर जाएंगे, रिमूव करने के बाद हम दोबारा अपने इस पॉइंट पर आ जाएंगे। और अगर वो रिमूव नहीं होता है तो हमने कंटिन्यू करना है सैम्पलिंग को, देन ड्रॉ करना है अपने चार्ट को, देन हमने प्रोसेस को देखना है कि क्या वो कंट्रोल में है या नहीं है। तो ये हमारे प्रोसीजर होता है चेक करने के लिए। Then third point is one or more points in the vicinity of control limit, a run of point beyond some secondary limit. For example, वो हमें कह रहा है कि देखो आपने एक 3 सिग्मा मैंने आपको बताया, एक 2 सिग्मा लिमिट भी होता है। 2 सिग्मा लिमिट में हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे 2 और 3 पॉइंट्स ही होते हैं बियॉन्ड टू द 2 सिग्मा लिमिट। और 1 सिग्मा लिमिट क्या होते हैं, जिसमें हमारे 4 और 5 पॉइंट्स होता है बियॉन्ड द 1 सिग्मा लिमिट। 1 सिग्मा और 2 सिग्मा मैं आपको ग्राफ में बता चुकी थी ना बेटा। जैसे आपके पास एक ग्राफ है, मान लीजिए इस ग्राफ में ये आपका CL है, दिस इज योर LCL एंड दिस इज योर UCL। तो ये 3 सिग्मा है तो यहाँ पे 2 सिग्मा और यहाँ पे 1 सिग्मा, ऐसे 1 2 और ये क्या है आपका 3। तो जो 1 सिग्मा है अगर उसके बियॉन्ड आपके पास 4-5 पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो आपका क्या होगा 1 सिग्मा, और ये आपका 2 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा 3 और 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। 4th पॉइंट है आपका द सैम्पल पॉइंट ऑफ एक्स बार एंड आर चार्ट टू क्लोज टू द सेंट्रल लाइन एग्जिबिट अनदर फॉर्म ऑफ असाइनेबल कोज। कि अगर हमारे पास एक्स बार और आर चार्ट में सेंट्रल लाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज में आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो भी आपका क्या है, असाइनेबल कोज है। और इट रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक डिफरेंस विद इन द सैम्पल और द सब ग्रुप एंड रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल बायसेस इन मेजरमेंट। देखो आपको मैं इसका एक चार्ट दिखाती हूँ 4th पॉइंट का। ये देखो बेटा, ये आपकी सेंट्रल लाइन है, ये देखो बेटा ये आपकी सेंट्रल लाइन है।
अब देखो ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं, ये जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं, ये पॉइंट्स आपके कहाँ से आए हैं? हमने अपना एक्स बार चार्ट बनाया है, जिसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मीन और रेंज को फाइंड आउट करते हो। जब आप मीन को फाइंड आउट करते हो, मीन के बाद आप उसके एवरेज मीन्स निकालते हो। वो जो एवरेज मीन्स आते हैं वो हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो इसमें जो भी हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं, ये देखो सारे सेंट्रल लाइन के कितने नियरेस्ट हैं। सारे ही पॉइंट्स अगर हमारे सेंट्रल लाइन के नियरेस्ट आते हैं तो उसका मतलब होता है कि इसमें हमारा कोई ना कोई कोज आ रहा है, असाइनेबल कोज आ ही रहा है। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि इनके बियॉन्ड अगर होते हैं तो हमारे पास वो कोज आता है, लेकिन अगर हमारे सेंट्रल लाइन के भी नियरेस्ट इतने पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है बेटा, असाइनेबल कोज है। और ये किस वजह से आता है? ये जो कोज आता है ये बेसिकली हमारा जो सिलेक्शन हम करते हैं अपने सैम्पल्स का, उसकी वजह से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी इंडस्ट्री में एक टाइम पे सैंपल्स बनाए, ठीक है। अब अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में सैंपल्स बना रही हूँ, अब एक टाइम पे मान लीजिए मैंने 50 सैंपल बनाए हैं, ठीक है। तो मैं 15 मिनट के अंदर अंदर 50 सैंपल बना रही हूँ, तो मैं उन 50 सैंपल्स में से 1-2 सैंपल से उठाऊंगी, ठीक है ना, या 25 सैंपल्स उठाऊंगी, 50 के 50 तो नहीं उठाऊंगी ना टेस्टिंग के लिए। तो अगर मैं 15 मिनट के अंदर 50 सैंपल्स बना रही हूँ तो 50 में से मैं 25 सैंपल उठाऊंगी, उनकी टेस्टिंग करूंगी और टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें डिफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर 15 मिनट के बाद फिर जब मैं अगले अपने 50 सैंपल्स बनाऊंगी, फिर उसमें से कुछ ना कुछ सैंपल्स उठाऊंगी। तो मान लीजिए कि अगर मैं 1 से लेके 50 तक के जो अपने सैंपल्स अपनी प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 1 to 50 अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। 1 to 50 में से मैंने 4 सैंपल्स उठाए हैं। मान लीजिए मैंने एक पहला, ठीक है, फर्स्ट, 10th, 20th और 30th, ये 4 सैंपल मैंने उठा लिए हैं इन प्रोडक्ट्स में से। एक मैंने पहले वाला प्रोडक्ट उठाया, 10th वाला उठाया, 20th वाला उठाया, 30th वाला प्रोडक्ट उठाया। फिर 15 मिनट के बाद मैंने 51 से लेके 100 तक के सैंपल्स जो मतलब मेरे प्रोडक्ट्स बने हैं, वो उसमें से मैंने फिर अपने 4 प्रोडक्ट्स उठाए हैं। मान लीजिए फिर मैंने उठाया है 52 वाला, देन 61, देन 71, देन 81, ठीक है। यानी कि अगर मेरे 1 to 50 तक के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसमें से अगर मैं 4 सैंपल्स उठा रही हूँ, फिर 15 मिनट के बाद 51 से लेके 100 तक के सैंपल्स बन रहे हैं, उसमें से मैं 4 प्रोडक्ट्स ये वाले उठा रही हूँ, तो जो मेरी सिलेक्शन हुई है, यानी कि जो मैंने सिलेक्शन की अपने प्रोडक्ट्स की, वो कोई कॉन्टिन्यूस तो नहीं आ रहे हैं ना। ये इम्प्रॉपर सिलेक्शन है कि पहले फर्स्ट उठा लिया, फिर 10th उठा लिया, 20th उठा लिया, 30th उठा लिया, 30th के बाद सीधा मैं 52 वाला उठा रही हूँ, फिर 81 उठा रही हूँ। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वाले 15 मिनट्स के बाद जो मेरे प्रोडक्ट्स होंगे उनमें से जब मैं अपनी सिलेक्शन करूँगी, फिर मतलब कोई सीक्वेंस तो नहीं है ना, ये तो अलग अलग हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। अपनी मर्जी से मैं कोई भी सैंपल को उठा रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक इम्प्रॉपर सिलेक्शन हो रहा है। तो जब भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर सिलेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे कोजेज आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं और हमें उनके डिफेक्ट्स भी प्रॉपर वे में पता चल रहे हैं या नहीं पता चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा 4th पॉइंट। अभी इस लेक्चर में मैं सिर्फ 4 पॉइंट ही डिस्कस करूँगी, 5, 6 आपके इसके बाद 6 पॉइंट है। ये बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अभी फ़िलहाल बेटा आप लोगों ने यहाँ तक के ये पॉइंट्स अपने रीड आउट करने हैं। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगी, देन यू हैव टू आस्क, एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।